17-16 साल का बच्चा अगर जाता है ठेके पे तो उसको शराब लीकर जो है वो नहीं मिलेगा। ठेके पे आप पी नहीं सकता, तभी तो पुलिस ले। तो खरीदने वाले भी देखे तो गरीब सारे चाप नहीं करता। आज की डेट में नशा फैला हुआ, या किसी का झगड़ा बोगे उसको थप्पड़ ना मार दे। कई बार देखा आपने, चालान काट दी, चाबी निकाल लेते हैं। इसलिए तो पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करता कोई। कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं वीडियोस बना के। जब वो शिकायत करती तो आपके सारे रिश्ते, बहन बहनोई, चाचा ताई मौसी जो भी आते हैं उनको कंप्लीटली लपेट लेते हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि लास्ट स्टेज तक भी हस्बैंड पत्नी को नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, द अजय शर्मा शो में आपका स्वागत है। देश के 4 स्तंभ में से एक न्यायपालिका, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर अशोक कुमार, BSc LLB, पिछले 15 से 20 साल से पटियाला हाउस और कगडमा कोर्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अजय कुमार शर्मा जी, आपने आज इस चैनल में हमें बुलाया। तो सर, न्यायपालिका में, संविधान में सबको एक फ्रीडम है कानूनी तौर से अपनी लड़ाई लड़ने की, चाहे वो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड हो। तो मैं एक जानना चाहूँगा कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से उसको लड़ना है। तो आपका कोई एक प्रोसेस, आप हमें एक फॉर्मेट बता सके कि वो फॉर्मेट आप जो है कोर्ट में किस तरीके से जज तक आप कोर्ट को, केस को लेकर के क्लाइंट को जाते हैं। जो केसेस हैं वो अलग अलग टाइप के केसेस हैं, और जो क्राइम है वो भी अलग अलग है। बहुत सारे कुछ सिविल केसेस होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो हर केस की एक अलग नेचर है। अलग अलग नेचर को हम अलग अलग नेचर के अनुसार ड्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद हम अपनी शिकायतों को लेके, फिर उस शिकायत को सब कुछ इकट्ठा करके फिर हम कोर्ट के माध्यम से हम रिलीफ लेना चाहते हैं। हम कानून के माध्यम से जो रिलीफ मिलता है हम उसी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि सारी चीज कानून के माध्यम से ही चलती जा रही है। एक सिस्टम है जिस सिस्टम से हम बाहर नहीं जा सकते। जैसे कोई भी, हम किसी भी मैटर को ले लेते हैं, कोई भी एक मैटर है, एक छोटे से क्राइम का ले लो, आप क्रिमिनल में ले लो। एक क्राइम हुआ, किसी के साथ मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, या किसी ने पड़ोसी को पीट दिया, या बाहर कोई पीट के चला आया और हमने उसकी आइडेंटिटी करी या नहीं करी, वो अलग मैटर है। अगर आपके साथ या किसी भी आम जनता के साथ जो कानून का ज्ञाता भी नहीं है, कानून के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन उसको पता तो है कि हमारे सर पे एक कानून बना हुआ है जिसके माध्यम से हम दूसरों को चैलेंज करके जो हमारे साथ उसने बुरा किया हम उसको कहीं ना कहीं पनिश करा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्राइम हुआ है, किसी ने किसको पीट दिया। आजकल आपको पता है 112 नंबर है, पहले 100 नंबर कॉल थी, आज 112 नंबर। तो हमें सबसे पहले सही मायने में तो 112 नंबर पर कॉल करनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। जो कॉल होती है उसमें हम जो भी शब्द बोलेंगे जो हमारे साथ हुआ है, वो सारी शब्दों को, एक जो हमारी कमांड है, जो हमारी कंप्यूटर पे जो नोटेड होती है 112 नंबर की कॉल, वो सब एज इट इज आ जाएगी कि आपके साथ उसने मारा है। वो रिकॉर्डेड भी होती है। रिकॉर्डेड होती है, वो मारा है या उसने आपको किसी तेज धार हथियार से किया है या आपसे स्नैच करके चला गया है। जो भी कुछ होगा वो होगी, क्योंकि वो जो DD एंट्री होती है उसका एक रिकॉर्ड होता है। जब हम आगे केस बढ़ता है, चार्जशीट या केस डायरी जो बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, तो उसमें वो सारी चीज इकट्ठा करके हम कोर्ट में सबमिट करा देते हैं, पुलिस सबमिट करती है। तो मेरा तो कहना है सबसे हम पहले 112 नंबर कॉल करें। 112 नंबर कॉल करने के बाद आपको 112 नंबर कॉल वाली पुलिस आएगी जो कंट्रोल रूम से होती है। वो आपको उस थाने का, जिस थाने के क्षेत्र में आप हैं, उस थाने के क्षेत्र में से ही एक पुलिस वाला IO आपको अपॉइंट होगा। एक कॉल, 2 सेकंड कॉल आएगी, आपके पास आ जाएंगे, वो IO आएगा, आपसे सारी बातें पूछेगा। सारी बात पूछने के बाद में जो 100 नंबर का काम है वो 100 नंबर अपना पूरा करेगी। 112 नंबर, अगर आपको ज्यादा चोट है, किसी ने ऐसे मार दे तो आपको मेडिकल भी लेके जाएंगी, मेडिकल हॉस्पिटल भी लेके जाएंगी। ठीक है। उसके बाद उस तहरीर को, अगर आपको इतनी चोट नहीं है तो तहरीर लिखने के लिए आपको थाने, जो पुलिस आएगी, जो लोकल पुलिस IO अपॉइंट हुआ है, वो आपको थाने जाएगा। तहरीर का क्या मतलब? तहरीर का मतलब शिकायत, एक शिकायत जो रिटर्न में शिकायत दोगे आपके साथ क्या, वो तो आपने फोन के माध्यम से दी। तो जो भी कुछ आपके साथ हुआ, आप वहां जाओगे, ड्यूटी अफसर बैठे होते हैं पुलिस वाले, जो ड्यूटी अफसर बैठे होते हैं वो, लेकिन आपको तो IO अपॉइंट हो चुका है, तो आप उनको तहरीर लिख के देंगे। तहरीर लिखने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी है, पहचान है कि उसने आपके साथ बदतमीजी या मारपीट की, तो आप उसका नाम दोगे। पुलिस उसी तहरीर पर फिर
जो भी पुलिस का काम है, मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा, बता तो दूंगा लेकिन नहीं बता रहा, जो पुलिस का काम है, नक्शा बनाएगी, क्या करेगी, उस तहरीर को लेके जाएगी, वो पूरी प्रोसीडिंग करने के बाद मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा होने के बाद इसको अरेस्ट कर ली जाएगी। वो ऑफेंस अलग है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो तो अलग, डजंट मैटर है। तो फिर उसके बाद फिर जो इकट्ठे होंगे, जो लोगों के मन में तो पुलिस को लेकर के बहुत डर, फियर रहता है। इसकी ये रियलिटी, मतलब आप तो क्योंकि डेली आप मिलते हो पुलिस से, डेली आप कनेक्टेड रहते हैं, और ये तो सबको पता है लॉयर का और पुलिस का जो है 36 का आंकड़ा है। तो आपका क्या मतलब ये है इसमें पॉइंट की ये रियलिटी? मैं एक लॉयर हूँ, तो पुलिस का और कभी लॉयर का 36 का आंकड़ा नहीं होता, ये बात तो फैक्ट है, नहीं होता। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि लोगों को दिखता है, या पुलिस को और वकीलों को भी लगता है कि जितनी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं और जितने अधिवक्ता हैं, तो उनको आपस में लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन, एनिमिटी है। जैसे आज के माहौल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसका रीजन यही है कि पुलिस वाले होते हैं, जो वकील होता है वो बड़ी सॉफ्टली बात करता है, कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं, कोर्ट के माध्यम से एड्रेस करते हैं, जज साहब को एड्रेस करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ पुलिस, आज की डेट में पुलिस जो कंप्लेंट करता है उसको भी थाने बैठा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा वह है। तो लोग अपनी बात रखने के लिए 112 नंबर कॉल भी नहीं कर पाते, फिर 112 नंबर कॉल कर भी दी तो वो कंप्लेंट लिखने के लिए थाने तक नहीं जाते, कि उनको पता है कि पुलिस वाले तुमसे उल्टा सीधा बोलेंगे। एक इस तरह का भय बना हुआ है पुलिस का कि वो शिकायत करता ही डरता है कि यार पुलिस ऐसा न कर ले, क्योंकि पुलिस समाज के तौर पे अगर देखा जाए गलत तो है। फिर तो मतलब कई लोग तो थाने तक जाने की मतलब सोचते हिम्मत नहीं रखते हिम्मत। कानून को जानने वाला भी पुलिस वालों से डरता है, क्योंकि कभी कभी पुलिस उस कानून के माध्यम से ना जाकर, कानून के अंतर्गत ना रहकर वो बाहर भी कुछ कर लेती है, तो इसलिए पुलिस से डरता है। सभी अधिकारी एक से नहीं होते, चाहे छोटा अधिकारी पुलिस अधिकारी, छोटा हो बड़ा हो अधिकारी तो अधिकारी है, पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, क्योंकि एक ड्रेस है उनकी, एक यूनिफॉर्म है कि पुलिस है, तो पब्लिक को भय लगता है। वो सही भी कर रहा है, वो गलत भी कर रहा है, वो पुलिस वालों को पता है, लेकिन शिकायतकर्ता को तो अपना बेनिफिट देखना है, उसके साथ जो जस्टिस देखना है। तो पुलिस वालों से यही भय है कि पुलिस वाले बैठाना ले, पुलिस वाले ऐसा ना कर दे, पुलिस वाले आप पे अगर कोई पकड़ा भी गया, किसी का झगड़ा होगा, उसको थप्पड़ ना मार दे, उसके कई बार देखा आपने चालान काटते बार चाबी निकाल लेते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, ये मैंने बहुत छोटी चीजें इलीगल नहीं है, मतलब इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। अगर वो भाग रहा है तो उसको पकड़ सकते हो, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं, आपके पास बाइक है, आपके पास गाड़ी दी हुई है, ट्रैफिक पुलिस ने भी दी है, तो बहुत सारी सुविधाएं है। लेकिन नहीं अपना वो भी दिखाना है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। हाँ, बहुत होता है, मेरे साथ भी ऐसा। बहुत ऐसे इतने अच्छे अधिकारी होते हैं कि वो कह देते हैं ट्रैफिक क्यों खड़े हैं, और नॉन ट्रैफिक वाले भी जो पुलिस वाले होते हैं कोई बात निकले, बहुत सॉफ्ट अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो मैसेज छोड़ते हैं। मैंने सुना है सर, हर पुलिस वाले के पास लेकिन ये अधिकार नहीं होता कि आपका चालान काट सकते। ना, हर पुलिस वाले के पास अधिकार नहीं होता ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा है ना, ऐसा है कि कोई आपका थाने से कोई एक लेटर आपको मतलब परमिट, एक तरीके से बोले तो परमिशन दिया जाता है, परमिशन लेकर आपके पास परमिट है कि आप हाथ चालान काट सकते हैं। हाँ, ऐसा है मतलब तो ये मतलब जो थाने के बाद जो हमने कई बार बैरिकेडिंग पे और उस पे पुलिस वाले हम देखते हैं, तो क्या इनके पास अधिकार है चालान काटने? नहीं, कई बार बैरिकेड लगाने के लिए होते हैं, कई बार चेकिंग करने के लिए होते हैं, नंबर नोट करने के लिए होते हैं, पर आज तो एसएचओ पूरे थाने को चलाता है ना, कोई पूछने वाला कौन है? किससे पूछोगे आप? आपसे 1 मिनट बदतमीज से बोलेगा, आप कितने एजुकेटेड हो, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, जहां तू शब्द हो जाएगा या तो वो चुप हो जाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो उन्होंने कहते मेरी वर्दी पे हाथ डाला, मेरे से पुलिस से ऑन ड्यूटी था, तो आपके ऊपर तो तंग कसना ही कसना है ना किसी भी तरह से। फेक केस के बारे में पहले हम फेक केस के बारे में बताइए कि पुलिस वाले फेक केस में कैसे फंसा सकते हैं? सर, पुलिस वाले फेक केस में नहीं फंसाता तो कंप्लेंट है, शिकायतकर्ता फंसाता है। अगर शिकायतकर्ता फंसाता है, शिकायतकर्ता ने कोई कंप्लेंट दी, कुछ शिकायत की, और उसमें उसने बहुत सारे नाम लिख दिए कि मेरे साथ इसने ये किया, मैं मानता हूं कि पुलिस को रिसीव कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन करनी, अगर उसने 10 का नाम लिख दिया शिकायतकर्ता ने, किसी भी कंप्लेनेंट ने, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें वो एक्यूज है। आप करो फेयर इन्वेस्टिगेशन करो
कि ये था नहीं था, लेकिन फिर वो बया हो जाता है, वो घर छोड़ के भाग जाएगा। बेशक उसका रोल खड़े होने का था, बेशक वो निकला जा रहा था, बेशक उसके परिवार के 4 सदस्य हैं, तो अगर किसी के परिवार के सदस्य झगड़ा हो रहा है, किसी से शिकायत करता हो, चाहे एक्यूज हो, कंप्लेंट हो, लेकिन खड़ा है वो भी एक्यूज बन गया, क्योंकि टारगेट करना है। कई बार शिकायत करता, टारगेट करते हैं, फिर मैनिपुलेशन करके पुलिस वालों पे बढ़न भी आ जाता है, फिर पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चल इसको भी करो। अगर एक कात को निकालना है तो उनके पास दूसरा रास्ता है, इसलिए तो पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करता कोई। आज की डेट में पुलिस पर ट्रस्ट कौन करता है? बड़े बड़े क्रिमिनलों तो कोई कुछ कहता नहीं है, छोटे छोटे झगड़ों में पुलिस 1 मिनट बाइक लेके पहुंच जाती है। जरा सा झगड़ा हुआ 2 मिनट बाइक पुलिस लेके। को इतना एक्सपीरियंस तो मैं मानता हूँ कि हो जाता होगा, फिजिकली और साइकोलॉजिकली भी, दोनों तरीके से। हाँ, पुलिस को कि पता होता है कौन फेक है और कौन क्या लिखवाना चाह रहा है और कौन किस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस हिसाब से स्टेप नहीं लेते हैं। नहीं, शिकायत और जो रियल में लिखवाना चाह रहा है, जिसके साथ रियल में हादसा हुआ है, उसकी वो एफआईआर तक नहीं लिखते हैं। मैंने ये भी सुना है कि पुलिस वाले बहुत जल्दी एफआईआर लिखते भी नहीं है। ऐसा क्यों है सर? मतलब क्योंकि ये मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हो चुका है कि उसके साथ एक हादसा हुआ था और वो एफआईआर लिखवाने गया, उसकी 4 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। सिर्फ नॉर्मल एक व्हाइट कलर के A4 शीट पे एक कंप्लेंट उससे ही रिटर्न में खुद से मांगी और उस पे बस एक वो सिग्नेचर रिसीव करके दे दिया। एक जो पक्का एफआईआर जो एक नंबर आपके पास में होता है वो नहीं था। ओके, नहीं क्या होता है, लिखता तो शिकायत ही करता है, जो भी कुछ लिखता है, लेकिन पुलिस वाले उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। एफआईआर का मतलब रिकॉर्ड, एफआईआर का मतलब एक आईओ अपॉइंट हुआ, उसको बहुत सारा वर्कलोड आ गया, लेकिन वर्कलोड नहीं लेना चाहते। एक छोटी सी शिकायत में जो बीट अधिकारी होते हैं, एक एक क्षेत्र को जानते हैं, हर क्षेत्र इनको पता है क्राइम है, लेकिन किसी का जरा सा झगड़ा हो गया तो उसके घर के सामने बाइक खड़ी कर देंगे, उसको एक कंप्लेंट होते हुए उससे उठा लाएंगे, नहीं आएंगे तो फोन पे उसको इतना टॉर्चर कर देंगे, आजा, वो घर छोड़ के भाग जाएगा, तो एक्यूज तो बन चुका, वो डर बन चुका, कहीं ना कहीं क्रिमिनल तो बनेगा ही बनेगा। वो स्टार्टिंग कर दी 4 दिन घर से बाहर, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया तो है नहीं। अगर पुलिस वाले, अगर एक एसएचओ क्षेत्र के जिम्मेवार लोगों से मीटिंग ले, कॉलोनी वाइज मीटिंग ले, मोहल्ले वाइज मीटिंग ले, तो प्रशासन के नाम से वो बैठ जाएगा, फिर कानून के ज्ञाता हो जाएंगे, वो कानून के बारे में जानकारी दें कि भाई ये कानून ये है, कानून ये है, हम आपको अरेस्ट करते हैं, ये हम करते हैं, तो एक तालमेल बन जाएगी। लेकिन बह बनाना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों के लिए बह भी जरूरी है, पुलिस भी कहीं ना कहीं बाउंड है, कहीं ना कहीं बाउंड है। लेकिन जो आज की जो प्रक्रिया चल रही है, अब जरा सा कुछ करो, 2 पुलिस वाले जाएंगे, बीट के है नहीं है आपको पता भी नहीं, थाने से गए, आपके पास गए, दूसरे वे से आपका कंप्रोमाइज करा के चलाए, दूसरे वे से आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर उसी कंप्रोमाइज को वहां नहीं मिटाना चाहते तुम, लेकिन थाने आना है, थाने उसको बैठाना है, उसको टॉर्चर करना है, उसको मानसिक उत्पीड़न करना है, उसके साथ बदतमीजी करनी है, तो ये बहुत सारी चीज है। यही अगर वकील बोलता है तो बोलते हैं वकील तो बदतमीज है, वकीलों को तो अपनी यूनिटी है, वकील तो प्रशासन के अनुसार है। क्या एक एसएचओ को नहीं पता? सबसे पहले आके फाइल वो एसएचओ ढूंढता है, और बीट वालों को सबको पता है, क्योंकि झगड़े करने की जगह तो पहुंच गए, लेकिन वहां जगह नहीं जा रहे जहां क्राइम करवा रहे हैं पुलिस। सट्टे चल रहे हैं, जुए चल रहे हैं, 2 नंबर की दारू चल रही है, रात को बीड़ी सिगरेट के खोखे खुल रहे हैं, तो क्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है? वहीं से तो होता है ना, जब बहुत सारे गैदरिंग में लोग खड़े हैं। पुलिस वाले क्राइम को उनसे बोलते ही नहीं है, एक बार आएंगे, हाँ जी यहाँ से हट जाओ, क्योंकि उनको पता ना वो दबंग है। तो मैं से ही पूछना चाहता हूँ, पुलिस वाले क्राइम को क्या सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? नहीं, सपोर्ट डायरेक्ट तो नहीं करते होंगे, सपोर्ट तो नहीं करते। हाँ, इनकी इनकी हद से भी बाहर हो रहा है। अगर ये चाहे तो कहीं क्राइम ना हो, लेकिन इनसे भी हद से बाहर हो, क्रिमिनल बहुत माइंडेड हो रहे हैं, लेकिन वो क्रिमिनल की कैटेगरी में कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन पुलिस वाले चाहे तो अंकुश लगा सकते हैं, जबरदस्त अंकुश लगा सकते हैं, बहुत जबरदस्त अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकारी को पीछे अधिकारी तो सर ऊपर वाले अधिकारी तो मतलब उनके तो उनके ऊपर भी कोई मैनेजमेंट होता होगा ना, कि जिसको जवाब देना पड़े या कुछ भी। आपने देखा एक अधिकारी आते हैं, डीसीपी आ गए, एसीपी आ गए, कितने सॉफ्ट होते हैं, आपकी बात को बहुत अच्छे सुनते हैं। एक एसएचओ के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, इधर का भी उधर का अधिकारियों का भी, तो वो कमांड नहीं कर पाता। और मेरा मानना ये भी है कि उनके पास फोर्स भी नहीं होती इतनी कि हर जंग करें। क्राइम को रोकना तो टिपिकल चीज है, पर हाँ अगर पुलिस प्रशासन दूसरी जगह दिमाग ना लगा के अगर क्राइम को रोकने पे लगाती है तो क्राइम रोक सकती है। आज डर भी तो पुलिस का ही है, पर क्रिमिनल नहीं डर रही ना, डर तो आम जनता रही है। दिक्कत यही हो रहा है जो आम है, जिनको यही नहीं पता तुमने गलत किया, जरा सा कलेश, जरा से झगड़े में ही आम है, अननेसेसरी के वो लोग डराए जा रहे हैं।
एक पूरे परिवार को 498 की कंप्लेंट में कर देते, एक परिवार को 323 की कंप्लेंट में कर देता। अब तो खैर कानून चेंज हो चुका है, अब तो सेक्शन ही चेंज हो चुके हैं, कौन लेकिन से सेक्शन? अब जो BNSS बना है ये तो अब तो हो चुका है, पहले ओके, ओके। हाँ IPC और वो थी। तो ये पुलिस का तो बहुत बड़ा रोल है देश में, बिल्कुल, और कुछ लोगों के नाहित में भी है। जैसे ये कि अगर चाहे तो एक SHO को पता होता है, सारी चीज अधिकारी को पता होता है कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो सबसे पहले वो क्राइम बंद कराएं। जाहिर सी बात है, ये तो पता ही वो होगा, बिल्कुल क्योंकि पता, पूरी एरिया बीट तो के उन्हीं के अंडर में है। बिल्कुल अंडर में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। अगर एक चीज को आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, मैं पुलिस का अगेंस्ट नहीं जा रहा, किसी के नहीं, अगर कोई एक पटड़ी वाला ठेली लगा के पटड़ी वाला कपड़े बेच रहा है, उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे, लेकिन उसको नहीं हटाएंगे जो पटड़ी लगवा रहा है, जी, उसको नहीं हटाएंगे। जो पटड़ी लगवा रहा है, जो ठेके से पैसा ले रहा है, उसको नहीं हटाएंगे, उसको हर प्रकार से। आपका कोई ऐसा किस्सा हुआ है कोई पुलिस वाले के साथ में कभी, किसी केस को लेकर के, या कभी कोई ऐसा वाकया जो आप मतलब बता सके कि? हाँ, हमारे साथ बहुत सारे वाक्य होते रहते हैं, लेकिन हम कोर्ट के अंदर, हमारी कोई किसी से एनिमिटी नहीं, किसी से द्वेष भाव नहीं, मन नहीं, बस कोर्ट में। मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी केस को लेके जो जज साहब के सामने हम लोग खड़े होते हैं, इधर कोर्ट होती है, इधर IO होता है, वहीं किसी एविडेंस पे या किसी बात पे या बेल मैटर में कोई होगी बात तो होगी, उसके बाद बाहर आके नॉर्मल कोई ऐसी वो अपनी लाइफ, हाँ कोई ऐसी हॉट हाँ अंदर हॉट टॉक हो जाती है, हॉट टॉक किस तरह को कुछ एज पर लो कि आपने इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं करी, आपने ये नहीं किया, आपने डिस्क्लोजर पे लिख दिया तो आपने ये नहीं किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स विदाउट ऐसे लगा देते हैं, बहुत सारी चीज है, जज भी पकड़ लेते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं है, बहुत सारी ऐसी FIR है जो डिस्क्लोजर पे है, बहुत सारी चीज है पुलिस से होती है, लेकिन हम एज पर लो, वैसे कोई बाहर आके कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत सारे की पर्सनली एनिमिटी भी हो जाती है आपस में किसी केसेस को, लेकिन नहीं, अपनी नहीं होती। सर, आप पिछले 15-20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस 15-20 सालों में आपने काफी केसेस लड़े होंगे। हाँ, काफी केसेस, और आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा फेक केसेस का बहुत आज की डेट में रेप केस का वुमेन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कानून भी रखता है और समाज भी रखता है। तो इसका क्या मतलब, आम आदमी किस तरीके से इससे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, या किस तरीके से कि हम इस तरह के केसेस से बचें, या उसको इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करें कि हम मतलब जल्द, क्योंकि 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं, बाद में पता चलता है कि आप इनोसेंट हैं, ठीक है, लेकिन उस 2 साल में उसके सामाजिक इज्जत हर एक चीज जो है वो एकदम तार हो जाती है, ठीक है, वो समाज में फिर उसको लोग अलग नजर से ही देखते हैं, चाहे वो निर्दोष हो चाहे वो वैसे भी, लेकिन उसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है। तो आपके पास में किस तरीके से कभी ऐसे केस आए हैं दर्ज करने के लिए, डॉरी का जैसा केस हो, फेक वकील साहब को पता है कि ये बोल रहे हैं झूठ, लेकिन आपने फिर भी करो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही चीजें चलती है, या क्या है, मतलब आप थोड़ा सा उसके बारे में एक रियलिटी थोड़ा सा हमें देने की कोशिश करेंगे। 498 की बात है तो पहले 498 में मुकदमे होते थे, पूरे परिवार की बेल होती थी, जमानत होती थी। अब बहुत अमेंडमेंट किया कि कहीं ना कहीं हरेसमेंट जो था वो हस्बैंड साइड का भी था, उस फेवर का भी था। सब लोग ये नहीं कह रहा कि हर कोई सही नहीं है, हाँ, तो मैं दोनों तरफ से बात, लेकिन हाँ अधिकतर फेक केसेस उस दौर में क्या था कि लड़की की सुनते थे, लड़की ने मुझे मुकदमा लिखवा दे, दूर के रिश्तेदार भी होते थे, इसका मतलब ये था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से करते या कुछ करते तो एक IO की बहुत बड़ी पावर होती है, IO चाहे तो केस को बदल सकता है, लेकिन वो फेयर का मतलब बिल्कुल क्लीन चिट देके, तो लेकिन IO उस दौर में थे। आज अमेंडमेंट कर दिया कि भाई सबको FIR नहीं हो, कंप्लेंट तो दे सकते हो, अगर कोई कंप्लेंट देने अधिकारी तो 20 के नाम लिखवा दो। लेकिन जब वो 498 की 406 की जो मुकदमा लिखते हैं तो वो भी IO भी बड़ा दिमाग लगाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि इन दोनों की आपस में काउंसलिंग करते हैं, एक दूसरे से बैठ के बात करते हैं कौन क्या था, तो वो बहुत सारी चीज अब आज की डेट में जो प्रशासनिक अधिकारी बहुत समझदार आ रहे हैं और कानून के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। दूसरा, रेप केस में लड़की को इतना राइट दे दिया है, बहुत सारे राइट दे दिया, लड़के भी नहीं कम में। अब देखो छोटी जगह आप देखा ना, बाइक पे घूम रहे हैं, छोटी लड़कियां भी घूम रही है, लड़के भी घूम रहे हैं, और इनका कुछ महीने 2 महीने बाद एक ही स्टेज आती है, फिर रिलेशन हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है, फिजिकल, फिर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी एक दूसरे की नहीं होती, फिर पता चलता है कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, लड़का भी अच्छा नहीं होता तो लड़की भी अच्छी नहीं होती, अगर दोनों अच्छे तो लंबा सफर चलता है, फिर कहीं ऐसा नहीं होता। तो जब एक्सचेंज वाली बात हो जाती है, एक दोस्त 4 दोस्त रखता है, एक दोस्त 4 लड़कियां रखता है, वो लगता है, तो फिर तो फेक
क्या करें, मजबूरी होती फिर कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि कंसेंट, अगर ये चीज विदाउट कंसेंट तो हो नहीं सकती। रेप तो रेप है, देखिए कितने बड़े गलत रेप, इतने बड़े बड़े निर्भया, ये सारे केसेस हुए हैं। तो फिर लड़की, ये तो मानना होगा कि लड़की हमेशा दबली कुची जाती है। अच्छा। आज के डेट में भी लड़की बहुत समझदार होती है। मैं लड़कियों पे वो नहीं कर रहा, लड़कियां वास्तव में समझदार होती हैं और बहुत इनोसेंट होती हैं। उन्हें सामने वाले से एक बार बात करके अगर उनकी तरफ को वो छुप गई तो अपनी परिवार को छोड़ने के तैयार भी हो जाती हैं। लेकिन लास्ट स्टेज पे जो मेल होते हैं, लड़का हो या कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं वो उनको वफादारी नहीं करते। तो लास्ट में फिर उनकी परिवार के, समाज के सामने यही होती है, जब बहुत सारी हदें पार हो जाती है, ऊंचाई नीचे आए तो उसके पास यही एक रास्ता होता है कि यार मैं इसके खिलाफ केस करूं, क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिला। तो वो लड़की, अगर रियली पूछो तो लड़की जो है, चाहे कोई भी केस लगाए, मैं उस पर नहीं जा रहा, बात की बात है बरी होना या एक्विटल होना या फिर वो उसमें है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इनको दबाया नहीं है कि अगर एक लड़की ने एक लड़के से दोस्ती करे तो बिगाड़ता कौन है? लड़का। बाइक पे ले जा रहा, वो ले जा रहा, फिर मॉल में ले जा रहा या फिर कहीं बार में ले जा रहा, तो लड़का सबसे पहले लड़का। अगर वही ठीक से गाइडेंस करे लड़की को तो प्रशासन भी आपकी हेल्प करेगी, समाज भी आपकी हेल्प करेगा और शादी करने को भी मना नहीं करेंगे। पहले ही आपने सिस्टम बिगाड़ दिया, शौक उनको इतना कुछ बता दिया है, तो वो फिर अपनी लड़की तो फिर आपके साथ चलेंगे ना, जैसे माहौल में डालोगे ऐसे हो। ये मेरा पर्सनल है, ना कि वो ये, क्योंकि हम सब लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। ये वकालत एक अलग वो है और जो हमारी नेचुरल लाइफ है वो अलग, हम फैमिली से लोग, तो कहीं ना कहीं सम्मान तो लड़कियों से ही मिलता है, चाहे उसमें बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, माँ हो, जो घर को सम्मान देती है वो लड़कियां ही देती हैं, वाइफ हो। बट जैसे कि आजकल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ट्रेंड्स में भी है, कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, वीडियोस बना के, सबूत गूगल पे। उसका यही रीजन है, यही बताया कि जो कंप्लेंट होती है तो जब और उन चीज़ों में मतलब ये भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं कानून में कुछ ना कुछ तो कमी, लचीलापन या कुछ भी, मतलब जो भी आप कह सके, मतलब कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स थोड़े से हैं कि लोग बिल्कुल अपना एंड पॉइंट पे ये समझते हैं कि बस इसके बाद में मरना ही बाकी है और कुछ नहीं है। अजय कुमार शर्मा जी, जब शादी जो है, पहली शादियां जो होती थी वो एक संस्कृति थी लग गया ना मुंह से, इसका मतलब उस समय संस्कृति थी, काम करते थे, मेहनत करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ भी करते थे, आज भी मेहनत करते, उस समय पढ़े लिखे लोग थे, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो जरा सा बर्दाश्त नहीं करती। जहाँ रेस्पेक्ट है वहाँ रिश्ता पक्का है और जहाँ रेस्पेक्ट नहीं वहाँ रिश्ता कच्चा है। ये तो आप भी सहमत हो गए। बिल्कुल। रेस्पेक्ट में ही जब तक आप रेस्पेक्ट कर रहे हो तो भी आपके रिश्ते में, आपकी दोस्ती में, आपके परिवार में, आपके माँ बाप से कभी नहीं बिगड़ेंगे। जहाँ डिसरेस्पेक्ट वाली बात होगी, और हस्बैंड वाइफ का तो इतना नाजुक रिश्ता है और इतना अच्छा रिश्ता है, इससे अच्छा रिश्ता तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन बहुत नाजुक रिश्ता है। आप वाइफ को कुछ नहीं बोल सकते, वाइफ हस्बैंड को कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि एक रिश्ता दोस्ती, इसमें अगर दोस्ती लेके चलोगे तो बहुत अच्छा है, और जब दोस्ती नहीं लेके चलोगे तो बुराई होगी। एक लड़की अपने हस्बैंड के परिवार की सारी बातें अपने घर बताती है, लड़का चुप रहता है, लेकिन लड़का कभी अपने ससुराल की बात नहीं बताता। लड़के के घर वाले ससुराल की बात लड़के को बताते हैं या अपने परिवार में डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी बुआ है, आपकी सिस्टर है, तो बढ़ती बातें बहुत सारी बढ़ जाती है, फिर डिस्प्यूट पैदा होते हैं। फिर डिस्प्यूट में लड़की की तरफ से जब कंप्लेंट लगती है तो लड़के वाले सोचते हैं क्या कर लेगी, फिर लड़की वाले भी कहते हैं ये है कौन, क्योंकि वो आपके घर में रही है, तो वो आपके उन चुनिंदा रिश्तेदारों को काउंट करेगी जिनसे ये लग रहा है कि अटैक करने के बाद ये कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। जब वो शिकायत करती है तो आपके सारे रिश्ते, बहन बहनोई, चाचा ताई मौसी जो भी आते हैं उनको कंप्लीटली लपेट लेते हैं। फिर वो कंप्लेंट शिकायत करते हैं, फिर उनका एफआईआर में भी नाम आ जाता है, जबकि वो इनोसेंट है। उनको क्या मतलब हस्बैंड वाइफ से, भाई आप बात कर रहे हो, लेने देने की बात कर रहे हो या किसी के मान सम्मान की बात कर रहे हो, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। अगर इसको ठीक से म्यूचुअल से
सुलझाया जा सकता है सुलझा सकते हैं, नहीं तो फिर मुकदमा होता है। इसलिए हस्बैंड पे पजल हो जाता है, हस्बैंड के पास कोई रास्ता नहीं होता। पत्नी चली गई, पत्नी का परिवार चला गया, अपना परिवार चला गया, सारा परिवार चला गया। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि यार अब सब कुछ बेकार हो चुका, मैंने अपने बहनों में फंसा दिए, मैंने ये कर दिया, वो सारी चीज अपने ऊपर लेके चलना शुरू करता है। लेकिन एक सच्चाई है कि लास्ट स्टेज तक भी हस्बैंड पत्नी को नहीं छोड़ता। पत्नी जब उससे लड़ना शुरू करती है, झगड़ना शुरू करती है, समझो आपको बहुत पहले छोड़ चुकी है। बस वो रेशियो है जो आपके मंगलसूत्र से बन के आई है। तो अगर ऐसे कभी किसी का झगड़ा तो उसे म्यूचुअल कंसेंट पे ही खत्म कर लें, या फिर बैठ के एक दूसरे से इतनी अंडरस्टैंडिंग करें कि वो परिवार चले। सुसाइड का रीजन यही है कि लड़के के पास फिर अपनी बात करने के लिए कुछ नहीं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उतना हरासमेंट हो जाता है। लड़की भी हरासमेंट होती है, ऐसा नहीं कि मैं एक पक्ष की बात कर रहा हूँ, लेकिन लड़का अगर परिवार देखता है तब शांत रहता है, वाइफ देखता है तब शांत रहता है। वाइफ की ससुराल में जाता है, अपनी ससुराल में जाता है जब अपनी, तो वो भी माँ बाप है, वो भी 4 तरह की बातें करते हैं, यार दोस्त भी करते हैं, उसको किसी शादी ब्याह में नहीं जा पाएगा, कहीं ढंग से जॉब नहीं कर पाए क्योंकि वर्किंग है, बाहर जाएगा नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी इस स्टेज आती है तो वो सुसाइड की तरफ जाता है, पर मेरा मानना है कि सुसाइड ना करें। सर एलएमनी जो एक आज की ये वर्ड बहुत फेमस हो गया है 21वीं सदी में, कि इतनी मोटी मोटी रकम, एक वर्किंग मिडिल क्लास बंदा किस तरीके से क्या इसमें आप ये बताइए कि क्या कंडीशन होता है कि ये किस तरीके से डिसाइड होता है, या आपने जो आपने डिमांड करी ये उस हिसाब से उसको कंसीडर किया जाता है, या किस तरीके से आपका क्वेश्चन ये है कि डिमांड करते हैं, लड़के वाले डिमांड करते हैं, लड़की वाले जैसे डिमांड करते हैं अगर डिवोर्स केस आता है तो ये सब चीजें इसी वजह से ज्यादातर होती है कि भाई किसी ने इतने मांगा है, किसी ने इतने मांगा है, ठीक है, मंथली कमा बेचारा लड़का 20,000 दे रहा है, उसमें से 15,000 तो वो उधर ही दे रहा है, तो ये है चीजें। रिक्वेस्ट की जाती है कि 40,000 50,000 पर मंथ आपको मिले। तो मैं इसके बारे में समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या एक कुछ क्राइटेरिया है कि भाई आप ये क्राइटेरिया आप इससे कम में या इससे ज्यादा में नहीं जा सकते, या उस किस तरीके से? सर मैं वो समझना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब लड़की केस करती है, मेंटेनेंस का करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का करती है, 498 का करती है, जहाँ मेंटेनेंस की बात आती है, कई बार लड़के सेक्शन 9 डाल देते हैं। सेक्शन 9 होता है पत्नी को लाने के लिए, उसमें भी आपका मेंटेनेंस बनता है। अगर लड़की सेपरेट आपके पास आपके अगेंस्ट 125 का केस फाइल करते सीआरपीसी में 125 मेंटेनेंस के लिए, अच्छा, खर्चा के लिए, अच्छा। तो उसमें आपकी सैलरी देखी जाती है। एक मिनिमम वेजेज है 10,000 मान लो, 20,000 मान लो, 25,000, लेकिन हमारे यहाँ 20,000 के अबाउट अब मिनिमम वेजेज है। उसके अकॉर्डिंग उसने कितना मांगा, 1/3 बनता है, सही में तो 1/3 बनता है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स भी आते हैं, उसके पेरेंट्स भी आते हैं लड़के के, तो 1/3 के अनुसार करते हैं। पहले आइडेंटिटी बनता है, उसके बाद वो रेगुलर खर्चा बनता है, तो मेरिट पे होता है, दोनों की एविडेंस होती है, दोनों के प्रूफ होते हैं, सबकी ये देखते हैं अर्निंग कितनी है, प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं करते क्योंकि वकील भी दोनों साइड से मेहनत करते हैं, वकील के आर्गुमेंट्स होते हैं, वकील भी एज पर लॉ चलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अर्निंग से ज्यादा खर्चा बन जाता है, क्योंकि लगता है कि वो प्राइवेट कोई जॉब कर रहा था तो वहाँ 40,000 रुपए थे, लेकिन आज उसको छूट गई क्योंकि उतना डिप्रेशन में हो गया, इतना परेशान हो गया, 30 भी नहीं 25 भी नहीं कमा रहा है, उसको 15-10,000 देनी पड़ेगी। जब लड़के की पत्नी अपने घर चली जाती है तो लड़के के पेरेंट्स भी, लड़का सारे शौक खत्म हो जाते हैं, ऐसी लड़की के वहाँ सारे शौक खत्म हो जाते हैं, पर जो देने वाला है तो लड़का ही देने वाला है ना। तो कभी कभी इतना परेशान हो जाता है कि यार मैं चल कमा रहा हूँ, काम में मन नहीं लगेंगे, कम से कम उसकी सैलरी हो जाती है, काम नहीं कर पाता, ये तो फैक्ट है, नहीं कर पाता काम, क्योंकि हम लोग भी यहाँ देखते हैं, लेकिन हम भी जितनी हो सकती है, हमारे पास तो दोनों साइड से आते हैं, हस्बैंड साइड से भी आते हैं, लड़की साइड से भी आते हैं। तो मेरी तो हमेशा ये रहती है कि यार इनका घर बस जाए और इन पे खर्चा भी इतना ना पड़े, एक दूसरे पे खर्चा भी ना हो, ताकि आने वाले समय में भी ये इकट्ठे रहने की गुंजाइश हो। तो इस तरह से हम लोग जज को भी इसी तरह से एड्रेस करते हैं, कन्वेंस करते हैं कि यार घर बहुत मुश्किल से होता है। पर लड़का, मैं वैसे बता रहा हूँ, लड़का जब घर में रहता है तो लड़के के पूरे परिवार वाले उसके अर्निंग यूज करते, पहले भी कर रहे थे, लड़की भी उसके दोनों फेवर। पर मैं तो कहूँगा कि हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहें,
आपके माध्यम से बिल्कुल। आज मैं अजय कुमार शर्मा शो में बैठा हूँ, तो उसके माध्यम से मैं नेचुरल बात करूँ, ना कि वकालत वाली। बिल्कुल सर। एक एडवोकेट को पता होता है कि वो फेक केस लिख रहा है या नहीं? हाँ, जब एडवोकेट, ये तो फैक्ट है कि जब एडवोकेट जो कंप्लेंट बनाता है, उसके उसके कहने से तो उसके बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंप्लेंट को कोई एक्शन बना के, मतलब एक अच्छा स्वरूप देने की कोशिश करता था कि जज को, जुडिशरी को भी लगे कि हाँ एक फ्लो होता है, ये है। अब उसे फेक क्या हो, चाहे कुछ भी क्या हो, पर ये 100% अपने क्लाइंट के देना चाहता है, पर एज पर लो। ओके, तो क्या एडवोकेट भी पुलिस के साथ में इन्वेस्टिगेशन करता है, या मतलब जैसे कि हम लोगों ने तो फिल्मों में ही देखा है कि लॉयर्स खुद सबूत ढूंढ ढूंढ के ला रहा है ये सब, तो ये मतलब ये कहानियों में ही ऐसा होता है या रियलिटी में भी ऐसा है? सर, अगर मैं सच्चाई बात करूं, बहुत सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात करूं, अगर किसी एक्यूज का पीसी रिमांड हो रहा है, यही तो खिलवाड़ कर रखी प्रशासन ने की। जुडिशरी को पता है, सब कुछ पता है। अगर किसी का पीसी रिमांड हो रहा है और उस पीसी रिमांड में किसने पिस्टल चलाई थी, क्या पिस्टल झाड़ी में रखी मिलेगी, क्या पिस्टल वो किसी नाले में मिल जाएगी? वो कौन ऐसा अधिकारी कि नाले में घुस गया हो, कौन ऐसा अधिकारी किसी झाड़ी में घुस गया हो? अगर क्राइम करने वाला क्या पिस्टल या चाकू की आइडेंटिटी तो कुछ नहीं होती। ठीक है, 25 आर्म एक्ट में अगर आइडेंटिटी कर ले, कहीं से भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। वो हथियार क्या अपने सिराने रख के सोएगा? क्या उस कैश को जो उसने लूट करी क्या अपने पास में रख के सोएगा? नहीं। अगर किसी से बरामद होगी तो होगी, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन में सही मायने में वकील को इन्वॉल्व किया जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो अपने उसके लिए लड़ेगा। दूसरा सामने भी अपोजिटिव वकील आए तब इन्वेस्टिगेशन हो, तब वो लेके जा रहे पीसी रिमांड पे, तो वकील की ड्यूटी लगनी चाहिए। और वकील क्या करे? वकील भी तो लोकल वकील है, मतलब शायद वकील खुद ना करना चाहते हो। नहीं, वकील क्यों नहीं करेंगे? पर कानून में नहीं है ना, आईओ को इन्वेस्टिगेशन की पावर है। ओके, इन्वेस्टिगेशन की पावर मतलब आईओ को दी है। आप अपने साइड से अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के लिए वो एविडेंस का पार्ट है, वो जो एविडेंस सही और गलत, तब हाँ एविडेंस का पार्ट होगा तो मैं अपने ला सकता हूँ। लेकिन जो एविडेंस, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी एज पर लो वकीलों का हो जाए तो मैं कह रहा क्राइम भी बहुत रुक जाएगा। बहुत सारी चीजें जो क्राइम है वो भी रुक सकती है, पर नहीं। जो एक बार स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने दे दिया, जो इन्वेस्टिगेशन में दे दिया, वो इन्वेस्टिगेशन है। आईओ करे, इन्वेस्टिगेशन करे, बहुत सारी फेक इन्वेस्टिगेशन है, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है, तो फेक ही तो है ये। पर क्या एक सिस्टम बना हुआ है? जज साहब अगर अपनी चेयर से किसी को ऑर्डर पास कर, जज साहब तो वहां बैठे, जो उनके सामने फैक्ट आएगा वो तो उसी पे करेंगे। जज कभी नहीं सोचते वो 100% इधर लेंगे तो 100% लेंगे, वो कभी फेवर नहीं करते, पार्शियलिटी नहीं करते। बस डिस्क्रिप्शन पावर है किसी बेल के लिए, चलो ऐसा बनता है, कहीं मर्सी पे है, कहीं कुछ में वो। ये वकील, अगर वकील और पुलिस वाले मिलके किसी काम को करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो होगा ही नहीं। गलत पैसा ही नहीं आएगा, गलत को केस नहीं होगा, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचे किस तरह से। पता है ना, साथ में खड़ा है, नहीं करेगा क्योंकि उसने उससे फीस ली है। आपको गवर्नमेंट दे रही है, आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आप फेयर काम करो। वो हमेशा चैलेंज करेगा, हमेशा खड़ा रहेगा, तो ये है। पर मैं तो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी बात ही रख सकता हूँ। मतलब आपके जो मैंने आपकी बात से समझा, वो मैंने यही समझा कि आप बहुत डिजायर मतलब है इस चीज के लिए कि अगर ये चीज अगर हो जाती है तो क्राइम रियल में काफी, मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने बोला कि कई चीजें फॉल्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें इम्पैक्ट करेंगी कुछ ना कुछ। अजय शर्मा जी, मैंने जो भी बात करी थी, जो नोक झोंक होती है, आपने भी कहा था क्वेश्चन में भी था कि पुलिस वालों की इनकी हो जाती, पुलिस वालों कब होती? वही तो होती है किसी केस को लेकर होती है। कोर्ट के अंदर बहुत बहस होती है, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने, एक तो डिफेंस, एक अटैक, लेकिन वहां जो बहस होती है वो कुछ और होती है। देखो जी, ये नहीं था, ऐसा था, ये नहीं था, ऐसा था। अब कैसे आइडेंटिटी कर सकते हैं? जज साहब भी पूछे कि कैसे आइडेंटिटी कर सकते? एक वेपन है जो विदाउट लाइसेंस है, उसकी कैसे कर सकते हैं? आपके पास बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, बहुत सारे हथियार होंगे, कब किसको लगा दो, क्या कर दो, खरीद सकते हैं। सबसे पहले बैन करो ना। मैंने क्या कहा, यहाँ के जितने भी गलत चीज है सारी बंद कर दो। हथियार क्यों बन रहे हैं, पटाखे क्यों बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, गंदी शराब क्यों बन रही है, और बहुत सारे जो अड्डे क्यों चल रहे हैं, सब अधिकारियों को पता है, सबको पता है। एक प्रशासन, एक आम आदमी के साथ, अगर आपके साथ कोई, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी है कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा सब हमारे भाई हैं, सब हैं, काम उनका सफाई कर, लेकिन उसकी वैल्यू और अपनी वैल्यू में देखो कितना फर्क है। आप निकलो गाड़ी से तो आपको
कोई नहीं बोलेगा, उसकी कंप्लेंट का शिकायत भी नहीं सुनेंगे। कितना फर्क है यार। लोअर कानून भी पैसे वालों का है। मेरा कानून पैसे वाला नहीं, कानून का अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते। कानून तो पैसे वाले, कानून तो कानून है। हाँ। कानून का तो कोई जवाब ही नहीं है। कानून में तो सर पुलिस कानून के जो काम करने वाले हैं, कानून के जो काम नीचे काम कर रहे हैं, जो कानून बनाया ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग उसमें विलिप्त हैं। हाँ। तो अगर मैं तो अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा मर्सी भी जाता हूँ, कहाँ एज पर लो तो चलना ही होता है, हम एज पर लो नहीं जाएंगे। तो अधिकारियों की अगर जैसे जुडिशरी और हमारी अपनी बार का वो बार और बेंच का एक वो है, आजकल अच्छे जज हैं, बहुत सीनियर जज भी हैं, ये भी है, बहुत अच्छी ताल में बहुत अच्छे सुनते हैं जज, हमारी बात को बहुत अच्छे सुनते हैं। लेकिन जो वो अलग शो करता है तो जज को भी गुस्सा आता है। उन्हें पता होता है कि मुझे किस तरह से किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अरे हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम एज पर लोग बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। पुलिस वालों से आप पुलिस वालों जैसी बात करो, वकीलों से वकील, तो क्राइम कहाँ होगा। लेकिन नहीं, हमें बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा आता कहाँ से है, तो क्राइम कैसे रुक सकता है। एक्स्ट्रा चाहिए ना, नहीं वो एक्स्ट्रा चाहिए। अगर एक छोटी सी आमदनी से काम चल रहा है किसी का, हर चीज में खर्चे छोटे हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, अब बहुत सारी चीजें, तो आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर तो आपको कोई फिर दूसरा होगा। मेरे पास डिस्क्लोज करने के लिए कुछ है नहीं है। बिल्कुल, नीड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिजायर तो और ज्यादा रहेगी। तो ये है, आजकल लोगों को बहुत डिमांड हो गई है, बहुत नीडी हो गए हैं। वो नीडी, उनको जो नीडी है उनको किसी तरह की सुविधा नहीं है। आईओ जो है क्या मैनिपुलेट कर सकता है फैक्ट्स को? नहीं सर, आईओ की जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो बहुत पावरफुल होता है, नो डाउट। अपने केस को बहुत अच्छे से कर सकता है, और आईओ को चैलेंज करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो आईओ है वो भी एसएचओ से डरता है, वो अधिकारी से डरता है। इन्फो एक कॉलम होता है कि मैंने उनको उच्च अधिकारी को बता दिया, ये सही है। उनको इंटीमेट तो करना होगा, उनसे ब्रीफ भी लेना होगा, उनसे एडवाइस भी लेनी होगी, सभी तो इतने नहीं होते। पर आईओ अपने केस को कुछ भी कर सकते हैं। पर आजकल इन्वेस्टिगेशन पे ही पैसे कमाए जा रहे हैं लोग, कि इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा देंगे, इन्वेस्टिगेशन ये कर देंगे, वो करा देंगे, ये करा देंगे, बहुत सारी चीजें तो हुए भी होंगे। बहुत सारे केसेस होते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन क्या हो गया। पड़े हैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन के, इन्वेस्टिगेशन में निकल गया जी, और इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ऐसा नहीं इन्वेस्टिगेट, अगर पुलिस प्रूफ भी करे तो सारी डिटेल निकाल कर लाती है, ऐसा नहीं कि वो भी गलत करती है। मेरा मतलब है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। साथ लेके चलें किसी को, एक ऐसा अधिकारी हो जो न्यूट्रल हो बिल्कुल। अब जज साहब के सामने अब 164 के बयान होते हैं, आपने रेप की किसी पे कंप्लेंट कर दी लड़की ने, 164 के बयान भी तो होते हैं जज साहब के सामने। 164 के बयान होते हैं सीआरपीसी में जज साहब के अंदर। अच्छा। तो जज साहब तो करप्ट हो नहीं सकते। अच्छा। उनको मतलब ही नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। जो आप बोलोगे वो लिखेंगे। लेकिन ये है ना कि रेस्पेक्टेबल एक वो बैठे हुए हैं, जुडिशरी बैठी हुई है कि मैं उनके सामने बयान दे रही हूँ, मैं उनके सामने बयान हो रहे हैं। तो है जज साहब के सामने आईओ डीसीपी ये सारे क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कलम में ताकत है, ऑर्डर में ताकत है, यहाँ लठ में ताकत है। या लट से बदतमीज से बात करते हैं, जिस दिन सॉफ्ट बात कर लेंगे। एक उच्च अधिकारी कितने अच्छे से बात करता है, पूरी अभी थाने में कुछ पंगा हो जाए 50 लोग इधर के अधिकारी कितने अच्छे से निपटा चले जाता है। मैं एसएचओ को गलत नहीं कह रहा, लेकिन एसएचओ के ऊपर बहुत सारी बर्डन होती है। वे ऑफ टैकल आप क्या कैसे कर मेरे कहने का बिल्कुल वे ऑफ मैटर करता है। तो जितना भी एक कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है, एएसआई भी है, एसआई भी है, मैं तो कहता हूँ इनको भी सौ बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों के चक्कर में सारे अधिकारी, जैसे बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे वकील हैं, कुछ वकील अलग उसके होते हैं, कुछ उसके, तो सारी टेम्परामेंट थोड़ा सा कम्युनिटी को चैलेंज करते हैं। सभी एक से नहीं होते। पर एक स्टेज आती है कि सब गलत हो जाते हैं, एक स्टेज आती है सारे अच्छे हो जाते हैं। आज वकीलों का पुलिस वाले को जो तालमेल बिगड़ रही है, तालमेल जो बिगड़ रही है, कोई तालमेल नहीं बिगड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बिगड़ी हुई है। अब जो आपका काम है उस काम को अच्छे से करोगे। कोर्ट है, कोर्ट कचहरी में कौन काम करता है? वकील, वकीलों को मिल क्या रहा, वकीलों को जो फीस ले ली मिलेगी, उसके अलावा क्या मिल रहा है, कोई सुविधा है क्या? अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, अभी जो बिल थी, वकीलों को फ्रीडम हो गई, एक वकील तो स्वतंत्र अपनी आवाज रख सकता है, किसी दबले कुछ इंसान को ऊपर ला सकता है। जो इनोसेंट है उसके बाद उसको भी गलत वो कर दिया गया, निर्दोष इंसान को भी दोषी बना दिया। एक वकील ही तो वकील को बाउंड करे। अरे बाउंड करना तो पुलिस को करो ना, तुम्हारे पास कितनी थी, कितना किस किस केस को आपने इन्वेस्टिगेशन करो, तो डॉक्टर को करो ना अमेंडमेंट बिल लाना। आपके पास कितने पेशेंट थे जो गरीबों के हित में,
बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आज कोई भी गलत कर रहा है, पुलिस को करो, डॉक्टर्स को करो, और बहुत सारे वो हैं, अधिकारी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, उनको करो। एमसीडी से ले लो, मुझे नहीं बोलना चाहिए वकील, तो मैं सारे केस करता हूं, तो एमसीडी अधिकारी को ले लो। आप किसी अधिकारी को करप्शन कैसे हटा दोगे? आप करप्शन तो आप खुद जा रहे हो, खुद लोग करप्शन में जा रहे हैं। बाद में कहते हैं कि वकील साहब ने बदतमीजी कर दी। वकील साहब क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? वो अपने केस तक सीमित है। आप वकील से क्यों बहस कर रहे हो? वो अपनी बात कह के निकल रहे हैं। आप पुलिस से क्यों बहस कर रहे हो? ये बात भी सही है कि हमें थाने चौकी नहीं जाना चाहिए, हमारा नहीं बनता, लेकिन थाने चौकी में कौन दबदबा कुचला जा रहा है? अगर एक क्लाइंट आ गया, उसके साथ दिक्कत होगी, उसे खामखा बैठा लिया, वो वकील को तो कॉल करेगा या किसी पुलिस को रहेगा? नहीं करेगा। उसकी शिकायत लिखी जा रही है, 112 नंबर कोर्ट में खड़ा, थाने में कर लेगा, फिर भी शिकायत नहीं लिखी जा रही, वहां खड़ा है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है, समझते ही नहीं औकात किसी की। अधिकारी इधर निकल जाएगा, अधिकारी इधर निकल जाएगा, फिर जो कोई पुलिस वाला उसकी हेल्प भी करना चाहेगा, वो अधिकारी के डर की मानो नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे अंडर में काम कर रहा है। लेकिन वकील का जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, फ्री माइंड होकर बात काम करता है, क्योंकि उसको राइट है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए 100% दूंगा। हमारे में जो हम सब को लेके सब साथी हैं, कोई जूनियर सीनियरिटी नहीं, रेस्पेक्ट है। नहीं तो वकील ना झगड़े करने लगे, एक तरफ अपोजिट वकील हो, एक तरफ वो। वकीलों के झगड़े सुने आपने कभी? बिल्कुल नहीं सुने। वकील से नहीं हुआ ना झगड़ा? नहीं वैसे मतलब अच्छा, वकील कोर्ट के अंदर तो बहुत बहस होगी, पर कई बाहर सुना कि वकील को ऐसे किया। वो पर्सनल नहीं लेते ना एक्चुअली, फिर लेते ही नहीं पर्सनल, वो तो क्लाइंट के लिए कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं। अगर एक पुलिस वाले से बात कर रहा है वकील, तो पुलिस वाला सोचेगा इनका वो कर रहा नहीं, वो उसका नहीं कर रहा, वो अपने क्लाइंट की हेल्प के लिए काम कर रहा। उसको नहीं पता वो सही करेगा, गलत करके आया, उसको ये पता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो अधिकारी भी बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, कह रहे कोई बात नहीं। कई बार तो मौके दे देते हैं अधिकारी कि चलो आज मत कर देना ऐसे साले, वो कर दूंगा। ये सब साला शब्द जो है ना, जो बोलते हैं, ये प्यार का शब्द होता है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे एसएचओ है क्षेत्र में, लेकिन मैं तो कहता हूँ उस क्राइम को हटाओ, जिससे क्राइम बढ़ रहा है। एक 50-100 रुपए कमाने वाला 500 रुपए उसने कमाए, अगर उसने मान लिया बाहर से जाके शराब पी ली, एक छोटे से मकान में किराए में रह रहा है, आज 500 कमाए, ठीक है, और वो कहीं ठेली के पास खड़ा होकर, ठेली वाले को क्या होना, तू शराब क्यों पिला रहा है? पीने तो तब गया ना, उसको ठेला दिखाई दिया। शराब तो ठेके भी हैं, शराब के सामने पी सकता था जब उसको नहीं मिलता, नहीं तो अपने घर ले जाता। जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी पीने की, तो वो कहाँ पिएगा? वो तो वहीं पिएगा ना जहाँ उसको पीनी है। लेकिन नहीं, ठेली खड़ी हुई है, ठेली कौन चलवा रहा है? ऐसे नॉनवेज इस तरह के, वो क्या बोलते हैं, नमकीन को कुछ बोलते हैं, चकने, तुम वही चकने बेच रहे हो, तो तुम कह रहे हो आओ मेरे पास आओ, गिलास नीचे रखा है और यहाँ पियो जाओ। किसी ने पकड़ा, गिरवान पकड़ा, उसको कर दिया, तो फिर क्राइम कहाँ से बढ़ रहा है? ये तो है ना, ये फैक्ट है ना। अब लाइसेंस दो, अगर पुलिस को करना है तो लाइसेंस दो। एक वकील ड्रेस में कभी देखा कि ड्रेस में जाएगा, ड्रेस में आएगा? नहीं। लेकिन एक यूनिफॉर्म में पुलिस होती है, जिसकी रेस्पेक्ट होती है, पावर होती है, जिसकी इज्जत भी करते हैं, जिसका भय भी है। वो भय रखो कि मैं पुलिस में हूँ, ये भय मत रखो थप्पड़ मार देगा। वो भय बना कर रखो, यार मार सकता है पर मारो, बट वो मार तो देते पता है एक इंसान की, लेकिन वो जब ड्रेस निकाल के अपने घर जाता है, अपने बच्चों बेबी को और अपने माँ बाप को प्यार, एक मिनट सर, जब अपने माँ बाप को प्यार करता है तो कैसा लगता है? पापा आ गई, उनके लिए भी है। लेकिन उसको अगर ये एहसास हो जाए यार मैंने आज इस इंसान के साथ गलत किया, किसी के थप्पड़ मारने का मतलब उसका मान सम्मान जाना। तुमने थप्पड़ मार दिया और वो तुम पे थप्पड़ मार दी तो ऑन ड्यूटी पे कर दिया। एक बार सहन करके देखो ना, क्योंकि उसके पास पावर है ना कि मैं तो लगा दूंगा पुलिस की वर्दी का, ऑन ड्यूटी पे किया, उसके सारे सेक्शन है। लेकिन उस गरीब को देखो ना, कितने तो बाप के सामने एक बेटा जा रहा है और उसके बाप को धमका दे, साइकिल पे जा रही, मोटरसाइकिल पे जा रही। मैं कह रहा हूँ उससे गलती होगी और उसको इतनी बेइज्जती मत करो, उसको समझा दो, उसको एहसास दिला दो तूने ये गलती की, रेड लाइट तोड़ दी तो रेड लाइट तोड़ी आपने, छोटी सी बात कर। तो मेरा मतलब है किसी को थप्पड़ मारना उसकी जिंदगी है। एक थप्पड़ में अभी कह रहे ना हस्बैंड वाइफ की होगी सुसाइड कर, थप्पड़ में सुसाइड भी कर सकता है अगर उसने उसको मार दिया। तो ये अपराध की कैटेगरी में आएगा या सम्मान की कैटेगरी में आएगा? ये चीज पुलिस को जानी चाहिए। थप्पड़ पुलिस ही मारती है, थप्पड़ बदमाश मारते हैं, थप्पड़ दादा मारते हैं, थप्पड़ वो नेता मारते हैं जो राजनीति मतलब बेइज्जती करने वाले भी वो है। नेता वो है जो पब्लिक की सुने, सम्मान, क्योंकि सम्मान। राजनेता वो है जो उसकी भी सुने,
सम्मान तो सबको चाहिए होता है ना। सम्मान, लेकिन सम्मान का आज तो ये है, अगर 4 को आपने धमका दिया तो तुम सबसे बड़े लीडर हो, सबसे बड़े नेता हो। सबसे बड़े नेता तो राजनेता, राजनीति कौन जाए तो बड़ी नीति से काम निकालना जानता हूँ। राजनेता उस पे नेता, पब्लिक का नेता। लेकिन अधिकारी भी सोचते हैं किसी का अगर कोई फंस गया तो सोचते हैं यार इस विधायक के कॉल आ गई, चल जा। हम जैसे कि आप जैसी कॉल आ गई कौन सुनेगा। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये तो है, लेकिन हम किसी को थप्पड़ क्यों मारे। अरे अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ, आप गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे टकरा गई, ये तो वहां न टकरा गई, उतर के एकदम, अगर आप में ताकत उतर के 2-4 मार दोगे, क्या मारना उसको, अपनी गाड़ी सही करा लो ना। कमारे थे ना तो इसलिए तो क्या हम बीमार नहीं होते, हमें भूख नहीं लगती, अगर तो गाड़ी भी तो बीमार होती है। गाड़ी तो चोट लग के बीमार होगी, इंजन खराब होगा, जब तो नहीं लड़ते आप। पेट्रोल खत्म होता तब तो लड़ते, तेरा पेट्रोल खत्म, मारो गाड़ी को पकड़ के। बिल्कुल, ये टॉपिक सर बहुत लंबा हो गया, मैं अब समझ गया हूँ आपकी बात को। बेल के जो ग्राउंड होते हैं सर, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके का क्रिमिनल हो, चाहे वो क्राइम, कोई भी तरीके का क्राइम हो, मर्डर का हो, रेप का हो, चाहे किसी भी वटेवर जो भी हो, बेल के कुछ ग्राउंड होते हैं। हाँ, जब हम बेल लगाते तो वो उसमें क्या मतलब हाँ, उसको थोड़ा सा डिटेल। एक बेल है, हमने किसी भी सेक्शन में एक बेल लगा रहे हैं। एक तो हाँ। एंटीसिपेटरी बेल होती है। अच्छा। अगर आपको लगता है कि यार मेरा नाम आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो उसमें एंटीसिपेटरी जज बहुत अच्छे से देख लेते हैं। एंटीसिपेटरी उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट जाती है, आईओ एंटीसिपेटरी क्या बेल, है? बाहर से बाहर बेल इसे बोलते हैं, हिंदी में बाहर से बाहर बेल होती है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें एक रिपोर्ट जाती है कि अगर मैंने एंटीसिपेट लगाई, मेरे खिलाफ मुकदमा है या नहीं है। एक तो ये होती है, नोटरों में जाएगी। एक अगर मुकदमा भी हो गया तो उसमें लिख देगा जी कंप्लेंट, अभी कोई इन पे मुकदमा नहीं है, एफआईआर नहीं कटी है। अगर एफआईआर में होगी और बाहर से बाहर बेल ले दी तो जज को भी लगता है बनती है, तो बाहर से बाहर कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो। फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो या मैंने फिर आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो जाए। तो एंटीसिपेटरी बेल में भी कुछ अपने ग्राउंड होते हैं। जैसे भाई मैं था नहीं यहाँ पे, मुझे खामखा पुलिस परेशान कर रही है, मैं था नहीं, उसने अगर किसी ने मेरा इसमें एफआईआर में नाम ले दिया तो गलत लिया, मेरी को कनेक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं आ रहा वो, लेकिन बस उसने बोल दिया, जो एक्यूज था, जो मेल कल्प्रिट था, उसने बोल दिया मेरे साथ ये भी था। ओके, तो उस केसेस में मतलब ये होते हैं। और जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जो नॉर्मल जैसे जेल चला गया कोई, कुछ जेसी में है, जेल में है, तो जेल में आज हमने बेल लगाई तो जज को लगता है, पुलिस भी उसमें रिपोर्ट देगी, अपनी एक रिपोर्ट होती है, वो पूरी स्टोरी लिखते, ब्रीफ लिख के भेजती कि ऐसे ऐसे हुआ। तो जज को लगता है, कई बार मेरिट पे है तो मेरिट के अनुसार सुनेंगी, भाई अगर इसमें ज्यादा हिनियस क्राइम है तो देखो मैं बेल नहीं दूंगा, अभी चार्ज आर्गुमेंट कर लो या फिर चार्ज पे कर लो, उसके बाद में बेल सुन लूंगा, या पहले बेल करते हो तो मैं बाद में कर लूंगा। तो जज को लगता है कि बेल है तो दे सकते हैं। जैसे मर्सी पे वैसे पर लो देते, पर मर्सी भी होती है, इसके छोटे बच्चे हैं या कोई चाइल्ड न्यू बेबी बोर्न हुआ है या कुछ है, और ऐसा एक क्राइम भी नहीं है, पहला भी प्रीवियस को रिकॉर्ड नहीं है, हाँ, तो वो सोचते हैं चल यार इसको बेल दे दी जाए। दूसरा ये है कि नहीं इसकी एविडेंस होगी, इतना होगी, इतने नंबर दिन से जेसी में है, जेल में, तो इसने समय काट लिया, तो कहने के सुधार वाली कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत सारी, कई बार आईओ भी सपोर्ट कर देते हैं। वो सपोर्ट इन द सेंस जैसे कहते हैं हाँ सर इसके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, इसके तो नहीं, इसका मैंने पता किया तो बहुत ठीक है, ये हाँ, बस वो बहुत सारी चीजें, तो अधिकारी फिर दिमाग में छा जाते हैं। फिर वो एक्यूज भी जो है ना, वो एक्यूज और वकील, वो जज साहब को तो मुरीद हो ही जाता है। जज साहब तो देखो वो तो अलग क्वालिटी है, पर वो आईओ को भी समझ जाता है कि यार आईओ बहुत अच्छा। तो इन लोगों के ना वकील के संबंध बिगड़ते ना, कभी जब भी मिलेंगे तो बहुत हेल्दी रिलेशन से मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, एनिमिटी हो जाती है कि आईओ भी एडमेंट हो गया, भाई आपने अपना काम किया, वो एक्यूज था, साला दोबारा करेगा, फिर भरेगा, आप वकील से क्यों लड़ रहे हो, वकील आईओ से क्यों लड़ रहा है, अपना काम करो, शांति से निकल जाओ। नहीं हुई बिल कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आगे स्टेप है, बहुत सारे स्टेप है। और ये नॉन बेलेबल कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको थाना चौकी बेल नहीं दे सकती, बेलेबल नहीं है। एक टाइम पीरियड भी है, 5 साल का, 7 साल का, इस तरह के टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है बुक्स में, जो लिखा है कानून में कि ये थाना दे सकता है। बेलेबल का मतलब थाना भी बेल दे सकता है? हाँ, बेल दे सकता है एक समय अवधि के अनुसार। मैं कभी दोबारा बताऊंगा कितनी समय अवधि भी बता सकता हूँ। इतने समय तक के थाना बेल दे सकता है। छोटे से पॉइंट पे अगर एक बार थोड़ा सा आइडिया दे सके कि थाना कैसे बेल दे सकता है, मतलब मैं थाना जाति मुचल का ले लेता है। जो बेलेबल ऑफेंस है 7 साल तक का है तो थाना दे सकता है, 5 साल तक की कंडीशन, 3 साल तक की, 1 साल तक की कंडीशन है कानून में लिखी हुई, ये बेल दे सकता है। लेकिन उसका भी वह है,
कितनी बार तो मैं बता रहा हूँ एंटीसिपेटरी बेल होगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगी, बेल भी होगी, और वो आईओ को बेल देनी होती है, वहां तक जा ही नहीं पाता है, डर की मारे कि उसको इतना भय होता है। तो ये भय है। अपराध तो कर रहा, अपराधी है वो, मैं तो कह रहा छोटा अपराध हो बड़ा अपराध, अपराधी तो अपराधी है, लेकिन उसको सुधारने के लिए क्या करोगे आप? अपराध या तो अपराध को घटाओ, ठीक है, या अपराधी को इतनी कड़ी सजा दो, उसे अभी कुछ दिन निकालो मत, अगर उसके वो है तो पता चल जाएगा। लेकिन सफर कौन करता है? क्या एक फैमिली। वकील एक एडवोकेट क्राइम या क्रिमिनल को एक लाइफ, एक कैरेक्टर, एक सर्टिफिकेट चेंज अपना, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हेल्प कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या हेल्प कर सकता है सर? पर सर मैं सच्चाई बताऊं, अगर एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, पहले जब लड़कियों की शादी करते थे तो ये सोचते कि मैं अपनी बहन की शादी में 1 लाख रुपए खर्च करूंगा। आप सोचते कि यार इन सरडे तो 1 लाख करे, मैं 2 लाख करूंगा, लेकिन कमा के करते थे। सुना था ना, कमा करते थे। अब नहीं, अब लूट के करते हैं। लूट इन द सेंस कैसे भी आए, इधर से प्रॉपर्टी में आए, प्रॉपर्टी गैरब करो, कब्जा करना हो, उल्टा सीधे कर्म करके मैं तो करोड़ की शादी करूंगा, लाख की करूंगा। तो क्राइम तो आपने कर दिया, फिर उसकी रिकवरी कैसे पूरी करोगे? कहीं तो कहीं करोगे, कुछ तो रिकवरी पूरी होगी। तो अगर हम अपनी मेंटेलिटी को ये कर दें कि भाई उतने करोड़ की हमारी नहीं है, 1 लाख की भी हैसियत, तो हम 1 लाख में भी कर सकते, सामने वाले भी आपको 1 लाख का मिलेगा। लेकिन जब दिख रहा है कि ये तो यानी कि काम इस तरह के, काम इस तरह के, तो फिर वो क्राइम, वो भी क्राइम है। वकील, आपने बात की कि वकील भी चाहता है कि क्राइम ना हो, लेकिन क्या होता है कि अगर आप डिफेंस कर रहे हो, एक अपोजिट काउंसिल है, तो मैंने एक कंप्लेंट लगाई तो मुझसे 4 गुना उस पर काउंटर केस करूंगा, ये लगाऊंगा, प्रूफ हो ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारे एलिगेशन परेशान करने के लिए, परेशान, ताकि दूसरे वाले को, क्योंकि उसने 5 एलिगेशन लगाए, 3 एलिगेशन चलो मैं मानता हूँ उसने सही लगा दिए, 2 एलिगेशन गलत लगे, तो मैं तो 7 लगाऊंगा ना। तो काउंटर क्रॉस केस करूंगा उस पर, काउंटर तो करूंगा मैं, फाइल तो काउंटर फाइल तो करूंगा ही। तो इसलिए फिर वकीलों को भी लगता है कि यार इसने ऐसा किया तुम भी इतना करो, उसने ऐसा किया तुम भी इतना करो, इतना करो। वो सामाजिक दायरे से निकल के वो कानून के दायरे में आ जाती है बात, लेकिन वो हेल्प कानून के दायरे में कर रहा है, क्योंकि कानून में लिखा, अगर ये शब्द लिखोगे तो उसकी ये सेक्शन है, वो सब लिखोगे उसकी ये धाराएं बनती है, पर वो कानून के दायरे, वो कागजों तक है, वो लड़ने तो नहीं जा रहा ना, वो कह तो नहीं रहा जाकर तुम उसको सर फोड़ो या करो, वो किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रहा, वकील किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रहा ना, वो कानून अपनी बात करके चलाया, बाकी जज साहब देंगे, कंसिडर कर लेंगे, हम तो एटस कर रहे हैं, जज भी तो अपना ब्रीफ लेंगे ना हर चीज को। तो वकील तो अपने पार्ट पे अच्छे हैं। तो एक वकील साहब, मतलब मैंने कई बार देखा है कि करप्शन वकीलों में भी तो होता होगा। देखो मैं नहीं कह पाऊंगा करप्शन, वकीलों में करप्शन समझ लो कुछ भी फीस के लिए है, हाँ। सिर्फ वो फीस लेता है, अपना काम करता है, लेकिन क्लाइंट भी क्या करते हैं, अगर वकील वास्तव में काम नहीं कर रहा तो चेंज कर दो, लेकिन क्लाइंट क्या करता है, आज इस वकील के पास, कल उस वकील के पास, परसों उस वकील के पास, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं आए, मेरे पास वो नहीं। जब तुमने एक फीस तय कर ली तो उसकी फीस दो, नहीं दो तो 1-2 तारीख की बोल दो कि मेरे पास नहीं है, कोई वकील लड़ना नहीं चाहता। और जब वो आके दिखाने लगता है कि आज तो इसके पास है, कल दूसरे के पास है, परसों तीसरे के पास है, तो फिर वो सोचते हैं यार मैंने इसकी हेल्प क्यों करी, क्यों मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कहीं से तो आना नहीं, कोर्ट में आज की तारीख पड़ी, 3 महीने बाद पड़ी, तभी पैसे मिलते हैं, उसमें भी लोग इस तरह से करते हैं। तुम अपने क्राइम तो करते जा रहे हो, तुम अपने एडिगेट्स देख नहीं रहे, तुम्हारे सिस्टम सारा बिगड़ा पड़ा हुआ है, फिर भी तुम ये काम कर रहे हो, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जाके जब क्लाइंट का और इनका यहाँ जाके वार्तालाप थोड़ी एब्यूजिंग में आ जाती है। अरे तुम उस वकील के पास रहो ना, वो करेंगे, नहीं है पैसे कोई बात नहीं, आज नहीं अगली बार, सब स्थिति का पता होता है वकील को भी कि बंदे का नहीं है। पर हमेशा वकील यही कहता है क्राइम मत करना, साले तू ये हो जाएगा, साला मेरी प्यार की भाषा है, हम लोग ये मत करना, ठीक है ना। लेकिन दूसरे कुछ लोग कहते नहीं तू क्राइम कर, हम तुझे देख लेंगे। दोनों ही तरह के वकील हैं? नहीं, वकील नहीं, वकील कभी नहीं कहता तू क्राइम कर। अच्छा नहीं, दूसरी अथॉरिटी कहती है, दूसरी अथॉरिटी को छोड़ दे तो डेली देखते हैं। नहीं, वकील कभी नहीं कहता भाई, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा कहता हूँ भाई यही तूने ये किया ना, देख ले जिंदगी तेरी कैसे धक्के खा रही। ये जरूरी नहीं कि मैं वकील हूँ तो मैं कोर्ट में उससे फीस के माध्यम से पैसे कमाऊंगा, तुम नहीं तो दूसरा आएगा, पर तू तो सुधर, धीरे धीरे सुधरेगा, हमारा तो दूसरा रास्ता मिलेगा कमाने का। जितना आप करते जाओगे, जितना करते जाओगे, फिर आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप एक से कहेंगे यार आज तो ये कर ले, दूसरा एक क्राइम कर ले, आप देखना कुछ सरस्वती भी साथ नहीं देने की, ये बुद्धि भी ठप हो जाएगी। वो तो है सर, कुछ लोगों की बुद्धि ठप में इंडिकेट कर रहा हूँ, कहते हैं क्राइम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहते हैं ला पैसे दे, कितने 10,000 रुपए महीना दे देना, कर क्राइम,
आप समझ रहे हो किसको कहना चाह रहे हैं? समझ क्राइम तो वही कर रहे हैं। कुछ क्रिमिनल ऐसे हैं, मेरे पास भी है, घर भी नहीं ले आते, सिर्फ आवारागर्दी में अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। अपने ब्लड को सुखा लिया उन्होंने, सूख के नशे करके, शराब के नशे करके, सिर्फ नशे में, ये नशे की हालत ने सबसे ज्यादा वो कर दिया। सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है आज की डेट में नशा फैला हुआ है। वो नशा तो दूसरा रूप ले लेता है, एक नशा शरीर में चढ़ा, उसके बाद दूसरा रूप लेगा, फिर तीसरा रूप लेगा। वो मतलब फिर वो Extreme होता उसको चला जाता है। करना ही अपराधी करना पड़ेगा, उसको काम नहीं देगा, लेबर का भी काम नहीं कर सकता, अपराधी करना पड़ेगा। कुछ समय बाद उसकी एंड, जिंदगी एंड है। लेकिन एंड किसकी है? उस पेरेंट्स, उस मदर फादर की, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उस भाई बहन की, बिल्कुल उसकी, उस वाइफ की जिसको लेगा, उसके बच्चों की, बिल्कुल। उसकी तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसे लोग हैं तो इन पे पुलिस नहीं उठाएगी। कोई पढ़ रहा, कोई झगड़ा हो रहा, शराबी कर, कभी पुलिस उठाती है? नहीं उठाती। क्योंकि आप ठेके के सामने जाके देखो, हाँ। ठेके के सामने पुलिस घूम जाएगी। हाँ, अगर आपने बियर शराब खोल दे दी, क्या आपको पकड़ के ठीक सी पर्सनैलिटी ले जाएगी, फिर वहां जाके आगे जाके छोड़ देगी। हाँ, लेकिन उस गरीब को नहीं देख रहे होंगे, उस गरीब को नहीं देखेंगे, जो गरीब जो मांग रहा होगा वहां, ये जो कुछ कर रहा होगा, बिल्कुल। किस तरह से अपने परिवार को, बच्चे, उसको समझाओ, साले तू गरीब से आ गया, तो यहाँ एक हाफ या क्वार्टर या जो भी कुछ है वो पी रहा है, तो शराब पे बैन लगी तो बहुत घर बस जाएंगे। अगर शराब पे बैन लगी, करो, सरकार के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हैं, कोई भी नहीं, हम भी नहीं, कोई भी नहीं, हम भी तो सरकार का दिन है। शराब को बैन करने पर गवर्नमेंट को कितना लॉस तो होगा? गवर्नमेंट अपना लॉस देखेगी या मानव क्षति को देखेगी? उसके एक लिमिटेड रखे ना, शराब, लिमिटेड बट रखे। शराब तो कि एक तो- एक एज के हिसाब से उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है ना कि भाई इस कैटेगरी के बंदों को ही शराब दी जाएगी। जस्ट लाइक कोई 17-16 साल का बच्चा अगर जाता है ठेके पे तो उसको शराब लीकर जो है वो नहीं मिलेगा। सर वो तुम नियम बना रहे कि कौन है, कौन? एक गरीब सा बंदा जिसने अपनी ऐठी से पैसे निकाल ले, उस पैसे को देख के पता चल जाता है कि ये लेबर के पैसे हैं, उसके पैसे, उसके पर्स से खड़ा नोट निकलेगा, उसके हाथ से मुड़ा हुआ नोट निकलेगा, तो वो तो बेचारे वर्कर है, शराब वाले देने को मना थोड़ी करेंगे। लेकिन उसको देखो ना, जो पी के अपने घर को नाश कर रहा है। ऐसे लोग थाने चौकी पुलिस तो बहुत ना है, लगा खड़ी रखे ठेके पे। जब ठेके पे आप पी नहीं सकता, तभी तो पुलिस ले, तो खरीदने वाले भी देखे, तो गरीब सारे चाप नहीं करता। समझाना, धमकाना नहीं, समझाना। कौन तेरे परिवार में क्या काम करता है? मैं लेबर का काम। अरे जा बेटा जा, कल पी लेना, आज मत। तो मेरा मतलब मैं तो ये है कि अगर हर अधिकारी, हर वकील, हर विभाग के हर डॉक्टर अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने अंदर की आत्मा में उस विधाता के बनाए हुए नियम के अनुसार भी चले ना, तो कभी नहीं हो सकता। मर्सी रखें, दया रखें, और ये रखें कि ये परिवार का सदस्य है, मेरे देश का सदस्य है, मेरा सदस्य है, मेरे साथ हो तो कैसा हो, तो कभी कोई जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा। खुशहाल जिंदगी रहेगी तो सांस भी अच्छा आएगा, खुशहाल जिंदगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। किसी किडनी फेल नहीं होगी। फेल तो तब होती है ना जब इसको स्ट्रेस इतना है, हर चीज का स्ट्रेस है, हर चीज का। अच्छी दवाई नहीं खा सकता, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, अब मैं अच्छे पॉडकास्ट तरीके से केस नहीं लड़ हो सकता। जाएगा ये, तो मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन और है मेरे, मैं उसको जल्दी से कवर अप करता हूँ। अच्छा लगा ताकि आपको भी, अजय शर्मा जी, अच्छा लगा आपके यहाँ। बिल्कुल सर, आज हमें भी यहाँ बहुत वकील अच्छा लगा आपसे वाली, मिलके। यहाँ वकील की कोई नहीं है, सब कुछ एक खिचड़ी बन के बात हुई है, जो वास्तव में किसी को मैसेज जाना चाहिए गरीब जनता को। अमीर जनता तो सब है, अमीर हो गरीब हो, सबके साथ समस्या है, सबके साथ, किसी के साथ बड़ी, किसी के एक साथ छोटी। निर्दोष व्यक्ति अगर है तो जो एडवोकेट है उसके क्या योगदान असलियत में अकॉर्डिंगली आपके होने चाहिए? समझा नहीं दोबारा। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसको किस तरीके से, मतलब उसके आपका जो योगदान है उसको निर्दोष साबित करने में या उसको करने हाँ, में, निर्दोष साबित करने में। हाँ, तो वो क्या, मतलब एक तरीके से आपका क्या योगदान देखो जी, होना चाहिए? हाँ, मतलब कोर्ट में तो जो जाता है दोषी जाता है। हाँ, वैसे दोषी नहीं, वो बाद में पता चलता है दोषी है या निर्दोष है। हम उसके लिए पूरी फाइट करते हैं, हम हमारा जो डिफेंस होता है वो करते हैं, हम अटैक भी करते हैं, डिफेंस भी लेते हैं। समाज में कैसे बाद में तो पता चला, बात वही है कि 2 साल बाद प्रूव हो रहा है, लेकिन उस 2 साल में तो उसकी जिंदगी खत्म हो ये हमारा नहीं, ये तो जुडिशरी का डेट पे डेट कर रही है। अगर निपटाना तो चाहे तो ऐसा बहुत जल्दी, कुछ- बहुत सारे पेंडिंग केस हैं, तो नए छोटे-छोटे केस को बहुत सारे पेंडिंग केस बना रखे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है, जो मैंने न्यूज़पेपर में भी कई बार सुना है, न्यूज़ में भी सुना है पेंडेंसी बहुत कि, है। जब डेट आई तो पता चला अगला मर ही गया है। हाँ, फैसले नहीं हुए, तो मतलब वहां से ये तो लिटिगेशन का वो तो पार्ट। हम तो सोचते हैं, वकील चाहता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ केसेस इतने कि जज साहब भी डेट देने पे मजबूर है, वकील साहब भी डेट लेने पे मजबूर है,
कभी कोई नहीं आ रहा एविडेंस में, कभी कोई नहीं आ रहा। सबसे बड़ा पार्ट है एविडेंस का। आज अधिकारी को बोला वो नहीं है, आज वकील साहब नहीं एविडेंस के है। साथ खेल भी सकते हैं। नहीं, कोर्ट में एविडेंस के साथ तो करके ये एविडेंस के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन का स्टोर पार्ट कहीं पे है। किया जाता है इसको, या किस तरीके से? एविडेंस कोर्ट में होती है, गवाही जिसे बोलते हैं। Okay. एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के लिखना, सही है क्या है, ऐसा नहीं था ऐसा था, ये तो ऐसे नहीं था, तू गलत बोल रहा है, ये वो एविडेंस का पार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग है। जाते हुए जो न्यू कमर्स लॉयर्स हैं उनको क्या राय देके जाना चाहेंगे मैं कि तो- किस तरीके से वो अपने प्रोफेशन को ज्यादा मजबूत और अपनी स्किल्स पे वर्क कर सके, और कुछ हिदायतें जो आपके साइड से उनके लिए हों? मेरे लिए तो ये है, जितने भी नए वकील आ रहे हैं, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, मेरे सब छोटे हैं, बहन की तरह से हैं, और मेरा उनको बहुत प्यार है। मैं भी चाहता हूँ, वो भी, पर मैं कहता हूँ सबसे पहले रेस्पेक्ट करें एक दूसरे की, अपने अपने साथ वालों को रेस्पेक्ट करें। कभी भी केस को पर्सनल ना लेके जाएं। अगर पर्सनल लेना तो रात दिन मेहनत करें, उसको रिसर्च करें, बहुत अच्छे से अपने डिफेंस ढूंढें। डिफेंस के साथ जो भी आपका क्लाइंट है, अगर वो फीस नहीं दे सकता है तो उससे कम फीस कर लें, लेकिन अपने केस को 100% दे, 100% अपने केस को दे, और एक केस लड़ने, एक केस का पूरा ट्रायल करें, और जितने भी केस सबके करना है आपको, और उसको देखें कि मेरी ड्यूटी, मेरी जो भी ये है, मेरी ड्यूटी पूरी लाइफ का जो निचोड़ मेरा यही है कि मैं अपने केस को बहुत अच्छे करूं। जो भी मेरा क्लाइंट है मैं उसको 100% दूं। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, पर जो मेरा क्लाइंट मेरे पास आ गया मैं उसे अपना 100% दूं, उसे जस्टिस दिलवाऊं। वो भाग्य की बात है कि आपके खिलाफ जाता है या आपके पक्ष में जाता है। आप जरा से भी चूक करते हैं, क्योंकि वकील पे जब कोई केस लेके जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है कि वकील साहब जैसा आप करोगे, वकील साहब जैसा आप करोगे, वकील साहब जैसा आप करोगे। पर वहां क्लाइंट को भी वफादार होना बहुत जरूरी है। दोनों के साथ चैन की, अगर चैन है तो उसमें जरा सी कील लगेगी तो चैन तो तभी चलेगी, लेकिन जब बीच में चैन तोड़ देते हैं कि नहीं आज तो उस वकील साहब ये नहीं हुआ, वकील साहब ये तो हुआ ही नहीं 2 तारीख से, लेकिन ये जज को तो बताना कुछ चीजें किस तरह से हो रही है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है, और पेंडेंसी इतनी है कि एक जज साहब के पास 170 मैटर है, 50 40 तो वो भी कहाँ तक रिकवरी पूरी करेंगे। तो मेरे तो ये है, जो नए वकील आ रहे हैं मेहनत करें, अच्छे से करें, एक दूसरे से ज्ञान बांटें, क्योंकि जो आज आ रहे हैं, जो आज का कानून पढ़ रहे हैं, बहुत माइंडेड लड़के हैं। जो पहले वकील हैं वो इतने माइंडेड नहीं है, टेक्निकल चीज़ नहीं जानते, वो ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ नहीं थे, वो सिंपली करते हैं। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं, फिर बड़े तो बड़े ही होते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी अजय शर्मा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दर्शकों, आज के लिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सर के पास में भी थोड़ा कम टाइम है और हमने पॉडकास्ट एक्चुअली में ले भी काफ़ी लंबा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलते हैं आपके साथ में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। लेकिन मेरा कहना आज के लिए मैसेज ये था कि मैं इनके फर्स्ट बार इनके उसमें आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका नेचर भी अच्छा लगा, जो ये सुनना चाह रहे थे मैंने वो सुनाया। इनके क्वेश्चन थे, लेकिन मैं किसी न्यायपालिका में नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोला, किसी के फेवर में नहीं बोला, मैंने वो बोला है जो रियलिटी है। अगर इस रियलिटी को देख के किसी गरीब को, जनता को, यहाँ की पब्लिक को बेनिफिट होता है, लेकिन कानून के ज्ञाता बनो, अपनी बात कानून से, किससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के वासी हो, और कानून के माध्यम से करो। आपको कोई उठा कर नहीं ले जा सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन कानून के बारे में जानकारी रखो ताकि अपनी बात अच्छे से कह सके। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।